नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बादरा आसपास खबरों में। और सबसे पहले खबर दोस्तों आपको बताते हैं, बादरा कस्बे में एक बार फिर से उभर कर आई गंदा पानी पीने की समस्या। दोस्तों, वार्ड नंबर 22 से ये खबर आई है और वार्ड नंबर 22 वो एरिया है दोस्तों जो बाज़ार के समीप के एरिया में है। और दोस्तों, पंचायती स्कूल परिसर जो है उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र है उसको वार्ड नंबर 22 के नाम से संबोधित करते हैं। और इस वार्ड में पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग। और पाइप जो कि जलदाय विभाग के नल है उनसे गंदा पानी, लगातार मटमैला पानी आ रहा है और लोग अपने घरों में दोस्तों टैंकर से पानी गिराकर पीने के लिए मजबूर है। और ये गंदा पानी दोस्तों कहीं ना कहीं कपड़े धोने के काम में भी नहीं लिया जा सकता। ऐसा मटमैला और गंदा पानी पेयजल के पाइपों से आ रहा है दोस्तों। ये बार बार इस प्रकार की जो शिकायतें हैं बादरा कस्बे के एक वार्ड में ये शिकायतें दुरुस्त हुई नहीं, समस्या दुरुस्त हुई नहीं कि दूसरे वार्ड से इसी प्रकार से कम समस्या आने लगती है। और अनेकों वार्ड, करीब करीब बादरा के सभी वार्डों में अब तक यह समस्या सर उठा चुकी है कि एक बार लोग अपने पेयजल के पाइपों से गंदा पानी जो आया था उसको पीने को मजबूर है। दोस्तों, ये समस्या आखिर क्यों बादरा में बार बार आ रही है? क्या नालियों की कनेक्टिविटी जलदाय विभाग के पाइपलाइनों में हो चली है? जलदाय विभाग के पाइपलाइन क्या इतने पुराने और जर्जर हो चुके हैं? क्योंकि ये समस्या आमतौर पर देखी जा रही है कि बार बार लीकेज की समस्या इन जलदाय विभाग के पाइपों में आती है दोस्तों। और लीकेज को दुरुस्त करते करते जलदाय विभाग के कर्मचारी आपको आसानी से लगभग हर रोज़ हर वार्डों में कहीं ना कहीं लगे हुए इनको आप देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं गलियों में सड़क बैठी हुई और सड़क टूटी हुई, कहीं बड़ा गड्ढा खड्डा बना हुआ, वो प्राय जलदाय विभाग के पाइपलाइनों में लीकेज के चलते होता है दोस्तों। और कहीं कहीं तो ये पाइपों की लीकेज जो है वो सीवरेज की कनेक्टिविटी से भी मिली हुई है। और कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी भी लोगों के पेयजल पाइपों से घरों में जाता है और वो पानी लोग पीने को मजबूर है दोस्तों। अनायास ही मजबूरन कई बार ज़्यादा वहम न करके मटमैला पानी भी पी लिया जाता है। और ये पानी कहीं ना कहीं सीवरेज की कनेक्टिविटी से भी आ सकता है, नालियों की कनेक्टिविटी से भी आ सकता है। और आपके घरों के इर्द गिर्द कहीं किसी मोहल्ले में जहाँ से सीवरेज ये जो जलदाय विभाग का पानी आ रहा है वहाँ कोई कुएं धसी हुई है शौचालय की, तो उसकी कनेक्टिविटी से भी आ सकता है दोस्तों। समस्या बहुत गंभीर है, बार बार उभर कर कस्बे में सामने आ रही है। तो क्यों ना क्षेत्र का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि इसको लेकर जलदाय विभाग की, नगर पालिका की, सभी मौजूद लोगों की एक सामूहिक मीटिंग हो और इस बैठक में, इस मीटिंग में, इस पूरी व्यवस्था पर, अव्यवस्था पर दोस्तों व्यापक चर्चा हो और इसमें कोई मसौदा में कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कस्बा वासियों को कम से कम गंदे पानी की इस समस्याओं से निजात मिल सके। दोस्तों, आज़ादी को हम स्वर्ण जयंती एक प्रकार से 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन अभी भी गंदा पानी पीने को हम मजबूर है। जो शुद्ध पेयजल है वो भी हम तक अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, इस आज़ादी के मायने फिर आखिर क्या रह जाते हैं? दोस्तों, सोचने वाली बात है। हमारे जनप्रतिनिधि ज़रूर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के रूप में बहुत बड़ी एक जो योजना है दोस्तों वो क्रियान्वित होने जा रही है और उसको लेकर पाइपलाइनें लगातार बिछाई भी जा रही है और उसको लेकर वर्किंग जारी है। गांव-गांव में कनेक्टिविटी जोड़ने की ओर जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या इसमें भी इस समस्या का समाधान हो जाएगा? दोस्तों, जो नई पाइपलाइनें पड़ रही है वो कम से कम इससे रहित हो और जो ये इस प्रकार की गंदे और मटमैले पानी की कनेक्टिविटी बार बार होती है उससे कहीं दूर हो और चिंता रहित हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका लाभ हम सबको मिल जाएगा। तो
अब हमें इंतज़ार है दोस्तों जल जीवन मिशन की जल्द से जल्द कनेक्टिविटी का, जो कि हर गाँव को जोड़ेगी और हर घर को नल की सुविधाएं उत्पन्न जो है वो कराएगी। तो क्या जो पुरानी जलदाय विभाग की पाइपलाइन है उनको नहीं बदला जाएगा, उनमें किसी प्रकार की तब्दीली की जाएगी, या फिर नई जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें डाली जा रही है तो पुरानी पाइपलाइनें सारी बंद कर दी जाएगी, उखाड़ ली जाएगी। दोस्तों इसको लेकर हम आगे व्यापक आपको विस्तार पूर्वक समाचार इसका दिखाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। चिड़िया गांधी और गांधीबीड़ी में कर्फ्यू हट चुका है, 2-3 दिन हो गए और क्षेत्र में शांति व्यवस्थाएं एक बार कायम है और कुल मिला के गांधीबीड़ी और चिड़िया गांधी में जनजीवन जो है वो बिल्कुल सामान्य और पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी पुलिस बल दोस्तों तैनात है, सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन है अभी भी स्थिति पर नज़र रखे हुए। आज भी जिला कलेक्टर महोदय बादरा के दौरे पर आए हुए हैं दोस्तों। नगर पालिका टाउन हॉल में एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। तो कुल मिला के अभी भी प्रशासन द्वारा स्थिति पर नज़रें रखी हुई है। लेकिन इस विषय में दोस्तों हम अगर बात करें राजनीतिक कनेक्टिविटी का, जो कि चिड़िया गांधी और गांधीबीड़ी की घटना, गोकसी की घटना जो हुई है, उसके साथ राजनीतिक कनेक्टिविटी किस प्रकार का बदलाव आया है और क्यों भारी बदलाव की चर्चा क्षेत्र में लगातार की जा रही है। जो सबसे बड़े नेता दो बादरा क्षेत्र में दोस्तों वर्तमान में है, आप सभी समझते हैं, उनके ग्राफ में तेज़ी से गिरावट आई है। तो क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बादरा कस्बा बढ़ रहा है, या फिर ये जो 1.25 वर्ष का लंबा समय है चुनाव में, 2023 के चुनाव में, जो कि संभवतः दिसंबर माह में होंगे, तो क्या इस लंबे चुनावी समय के अंतराल में क्या सब कुछ पुनः उसी प्रकार पटरी पर लौट आएगा और व्यवस्थाएं, राजनीतिक बदलाव जो आया है वो उसी करवट आकर बैठेगा। दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं जो वर्तमान में ज़रूर चर्चा का विषय बने हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या रुख ये ले सकते हैं और किस करवट ये बैठ सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों जब भी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है, एक प्रकार से सामाजिक घटनाक्रम हुआ था गोकसी की घटना को लेकर, लेकिन उसको राजनीतिक रंग भी दिया गया, एक प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां उसमें सबसे ज़्यादा देखी गई। तो इस प्रकार के जब कोई घटनाक्रम दोस्तों किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या नगर पालिका क्षेत्र में होते हैं, कस्बों में होते हैं, तो उसके बाद कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन की एक प्रकार से लहर सी, बयार सी आती है और उस परिवर्तन की लहर सी, बयार सी में नए समीकरण बनते हैं, पुराने समीकरण ध्वस्त भी होते हैं और कमोबस देखा जाता है कि कोई नेता नया उभर कर दोस्तों ऐसे में आता है। तो क्या बादरा के घटनाक्रम में भी कमोबस ऐसा हुआ है? और इसी के चलते जो सबसे बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, उनके जो ग्राफ है दोस्तों, उनके ग्राफ में कमी आई है, या फिर वो कमी जो है वो मात्र दिखावा है, या फिर वो कमी जो है वो एक समय अंतराल के लिए ही है, उसकी भरपाई हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ बड़े सवाल हैं, लेकिन क्या किस नेता का उदय हुआ है? क्या ऐसा बादरा में भी हुआ है? बजरंग सारण के रूप में नाम ज़रूर लिया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया की एक्टिविटी भी हम अगर देखें तो इस घटनाक्रम से बजरंग सारण का उदय ना हुआ हो, क्योंकि काफ़ी 6-7 वर्षों से ये राजनीतिक में सक्रिय है बादरा में, लेकिन इनका ग्राफ गिरा है, इनका ग्राफ कुछ आगे बढ़ा है, इनके ग्राफ में आकस्मिक उछाल आया है दोस्तों। तो क्या उनका कद बढ़ने से क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण में किसी प्रकार का बदलाव आएगा? भविष्य के गर्भ में है दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता है। बजरंग सारण के कद में मामूली बढ़त दर्ज होने से या फिर ऐसी चर्चाएं होने से और चर्चाओं को बल मिलने से क्या किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। और दोस्तों ईमानदारी के साथ इस प्रकार की राजनीतिक समीक्षा हम साफ संदेश भारत चैनल के माध्यम से सदैव आपको करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे दोस्तों।
हम जब इस प्रकार की समीक्षा करते हैं तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता। दोस्तों हमारे लिए, किसी चैनल के लिए, किसी मीडिया कर्मी के लिए, किसी पत्रकार के लिए और किसी भी मीडिया हाउस के लिए सभी नेता, सभी पार्टियां सम्मान होती है। जो अच्छा काम करते हैं उनकी सराहना सभी को करनी चाहिए, और जो कोई अच्छा काम नहीं करते, जिनके राजनीतिक क्षेत्र में गिरावट आती है दोस्तों, उनकी चर्चा भी स्वाभाविक है और ये चर्चाएं होनी भी चाहिए दोस्तों। और इन चर्चाओं से उस नेता को भी संभलने का मौका मिलता है और उस नेता के लिए भी आगे अवसर बना रहता है कि वो किस प्रकार से अब आने वाले समय में अपना व्यवहार बदले, अपना जो रूटीन है वो बदले और किस प्रकार से खुद में, स्वयं में सुधार लेकर आए और अपनी राजनीतिक पैटर्न को कुछ चेंज करे। किस प्रकार की जनता की अभिलाषा है, क्या जनता की सोच है, जनता क्या चाहती है दोस्तों, ये चीज़ें सोचने का वक्त मिलता है ऐसे में। और ये समीक्षाएं मैं तो कहता हूँ प्रत्येक मीडिया कर्मियों को करनी चाहिए, अपने अखबारों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। सभी का अपना अपना एक दोस्तों नज़रिया भी होता है और परख भी होती है एक प्रकार से, जनता क्या सोचती है और जनता किस प्रकार की सोच को पसंद करती है, नेताओं को पसंद करती है, व्यवहार को पसंद करती है। हम बार बार सदैव आपको बताते रहे हैं दोस्तों, भादरा वो राजनीतिक क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा फैक्टर्स काम करते हैं चुनाव के समय। और चुनाव से पहले आसान लगने वाला सा चुनाव दोस्तों, चुनाव के समय बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चुनाव आपको अब आसान लग रहा है, कोई भी नेता आपको बढ़त में आगे दिखाई दे रहा है, वो चुनाव के समय उतना ही जटिल हो जाता है। इसका रीज़न है सबसे ज़्यादा फैक्टर, और हर एक फैक्टर में एक खासियत छुपी होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रतिशत बढ़त अगर किसी के पक्ष में हो तो वो उस नेता को ज़रूर देता है, और अगर किसी का ग्राफ गिरता है तो उसके भी अनेकों फैक्टर्स इसका रीज़न बनते हैं दोस्तों। हमारी नज़रें लगातार इस क्षेत्र पर बनी रहेगी। वर्तमान में जो सबसे राजनीतिज्ञों का क्रम है, जो सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले नेता है, उनका अगर भादरा क्षेत्र में हम नाम बताएं तो संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, बजरंग सहारण, जयदीप डूडी, SP सिंह, कार्तिक डूडी, ये ही प्रमुख राजनेता है दोस्तों, नेता है जो वर्तमान में भादरा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बलवान पूनिया वर्तमान में विधायक है, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक है। दो सबसे बड़े नेता अभी भी यही बने हुए हैं। उनके समक्ष इनका ग्राफ गिरने पर भी दोस्तों कोई तीसरा नेता इनके समक्ष नहीं है। इसका रीज़न ये कि इन दोनों नेताओं का दोस्तों कद और ग्राफ जो था वो बहुत ऊंचा था, बहुत काफ़ी आगे हद तक बढ़ा हुआ था। लेकिन इस वर्तमान जो चिड़िया गांधी का प्रकरण हुआ था दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, और दोनों ही बड़े नेताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार की स्थितियां बनती है और किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां आगे होती है दोस्तों। हमारी नज़रें बनी रहेगी। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और जगदीप धनखड़ जो कि NDA की तरफ से उम्मीदवार थे, और मार्गरेट आल्वा जो उम्मीदवार थी विपक्ष की। दोस्तों मतदान हुआ है और भारी मतदान हुआ है, और कुल मिला के जो संभावनाएं हैं वो कम से कम 60% से अधिक जगदीप धनखड़ के पक्ष में ये संभावनाएं हैं। और आज ही इसका रिजल्ट भी आना है, तो देर शाम तक इसकी घोषणा होगी। संभवतः घोषणा जगदीप धनखड़ के रूप में हो, जैसी कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों हर घर तिरंगा उत्सव 13 से 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, और अभी भी तिरंगा रैलियों का दौर पूरे भारत में चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी हर घर में तिरंगे को लेकर, वो दोस्तों एक अभियान बन चुका है। पूरे भारत में जुनून के साथ युवा जो है वो इस तिरंगा यात्रा, तिरंगा उत्सव और तिरंगा अपने घरों में लहराने के लिए बेताब है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो देश की सीमा पर
तैनात हमारी रक्षा करने वाले वो जवान और उन जवानों के लिए दोस्तों देश भर में राखियां बन रही है और राखियां भेजने का क्रम सीमा पर जवानों को लगातार जारी है। ऐसी खबरें आप भी सुन रहे होंगे, भादरा सेक्टर से भी ऐसी खबरें आई है और अपने सीमा पर रक्षा करने वाले भाइयों की हाथों में कलाई पर राखी रक्षा का एक सूत्र, एक धागा बांधने के लिए दोस्तों तरह तरह की खबरें आ रही है। और मीना गुप्ता पूर्व अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, और इसके अलावा राधिका बंसल कोषाध्यक्ष है महाराजा अग्रसेन एजुकेशन शिक्षण संस्थान की, डॉक्टर सुमन शर्मा, डॉक्टर प्रेमलता यादव, डॉक्टर शांता जहांगीर, डॉक्टर मनीष शर्मा ने राखियां भेजी है दोस्तों अपने भाइयों के लिए जो सीमा पर रक्षा करते हैं, फौजी भाइयों के लिए। और रोली, तिलक, मिठाई, चावल के साथ ये मिठाइयाँ भेजी है। 11 अगस्त को दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व है और उस पर्व तक ये राखियाँ फौजी भाइयों तक पहुँचेगी और वो अपने हाथ पर बांधकर अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे कि देश के लोगों का प्यार, देश की बहनों का प्यार उन पर किस प्रकार से लुटाया जा रहा है। तो दोस्तों आने वाला समय है, ये 2, 4, 5 दिन तक उत्सव का समय है और बहनों द्वारा अपने भाइयों के हाथों पर, कलाइयों पर राखियां बांधने का समय है। रक्षाबंधन नज़दीक है और रक्षाबंधन से ही दोस्तों हमारे क्षेत्र का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला गोगो जी का मेला जो है, तो गोगा जी महाराज का मेला अब नज़दीक आ चुका है और वो 11 अगस्त से दोस्तों प्रारंभ होने जा रहा है। उसका विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। चाहे ददरेवा धाम हो जहाँ गोगो जी महाराज का जन्म हुआ है, और गोगा जी का जन्म जहाँ ददरेवा हुआ, गोगा मेडी में उनकी समाधि है, वो उनका निधन हुआ था दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोनों ही जगह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला 1 महीने तक लगता है और इस मेले में लाखों की संख्या में दोस्तों कम से कम आधा दर्जन से अधिक राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु धोख लगाने के लिए आते हैं। उनकी धारणा है, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो विवेकानंद महाविद्यालय में दोस्तों भादरा के स्टाफ और विद्यार्थियों ने मिलकर पौधारोपण किया और पौधारोपण 101 पौधे राष्ट्र के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लगाए गए दोस्तों। इसका संकल्प भी लिया अध्यापकों ने, छात्रों ने मिलकर कि इसमें पानी भी वो लगाएंगे, इसकी देखरेख भी करेंगे जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, तो उसके लिए संकल्प भी लिया गया। इसी को देखकर दोस्तों अन्य खबर की ओर रुख करते हैं। पशुओं में जो लंपी वायरस की चपेट में आकर जो महामारी, जो बीमारी दोस्तों फैल रही है, उसको लेकर हमारे आसपास एक प्रकार से स्थिति पैनिक जैसी बनी हुई है और हर गांव, हर कस्बे से ऐसी खबरें आ रही है। राजस्थान के लगभग 20 जिलों को चपेट में ले चुका है दोस्तों ये जो लंपी वायरस है। और गायों में दोस्तों बहुत गंभीर बीमारी, ये चकते नुमा बीमारी होती है और इसके बाद में तड़प तड़प कर गाय जो है वो दम भी तोड़ती है। और इसको लेकर आज हमारे चूरू जिले के सांसद राम सिंह कसवा दोस्तों, राहुल कसवा जो है वो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री जो है संजीव बालियान, उनसे मिले, उनको एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाए और आवश्यक कदम उठाए ताकि राजस्थान सहित प्रदेश के कई राज्यों में फैली ये जो लंपी वायरस की बीमारी है उससे पशुओं को बचाया जाए। और पशुओं की मृत्यु का आंकड़ा भी, ऐसा राहुल कसवा ने दोस्तों अपने उसमें ज्ञापन में भी लिखा है कि आंकड़ा दिन प्रतिदिन मृत्यु का पशुओं की बढ़ता जा रहा है। इस आंकड़े को रोकने की आवश्यकता है और तीव्र गति से टीकाकरण अभियान चले। इसको लेकर केंद्र को व्यवस्थाएं बिठानी है, व्यवस्थाएं सेट करनी है, इसको लेकर केंद्र तत्परता से कदम उठाए, ऐसा दोस्तों राहुल कसवा द्वारा कहा गया उस ज्ञापन में। तो दोस्तों हम अपने आसपास भी देख रहे हैं कि गायों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। हमने भी एक अलग से दोस्तों इसका एक वीडियोज़ डाला है जिसमें कुछ विशेषज्ञ हैं जो इस बीमारी को लेकर एहतियातन कदम बता रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियोज़ आप ज़रूर साफ संदेश चैनल के ऊपर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम
शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव। और आज 6 अगस्त को क्या खास विशेष दिवस है और मौसम के मिजाज की ओर। तो दोस्तों आज 6 अगस्त को मद्रास उच्च न्यायालय की 1862 में स्थापना हुई थी आज ही के दिन। और 1986 को भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा नोर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। गेहूँ 2240 रुपये प्रति कुंटल नोर में आज बिका है और जो बिका है 2350। और दोस्तों बाजरा का भाव रहा 2225, सरसों के भाव 6200 रुपये, अरंडी के भाव 7201, ग्वार के भाव 4600, चना के भाव 4650, जबकि तारामीरा के भाव 5055 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर मंडी में सरसों दोस्तों 5835 रुपये बिकी है, जबकि गेहूँ बिकी है 2250 और ग्वार बिका है 4648, चना के भाव 4512, जबकि तारामीरा के भाव 5000 प्रति कुंटल रहे। बीकानेर मंडी में सरसों बिका है दोस्तों 6000 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार बिके 4750 रुपये उच्चतम के भाव पर और चना 4650, जबकि इलाहाबाद मंडी में सरसों बिकी है 6262 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार बिका है 4370, चना बिकी है 4664 रुपये, जो कि मूंग के भाव 5580 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं और गेहूं के भाव 2221। रायसी नगर मंडी में ग्वार बिका है 4401, गेहूं बिकी है 2164 और सरसों बिकी है 6250 रुपये प्रति कुंटल और चना के भाव रहे हैं यहाँ 4413 रुपये मात्र प्रति कुंटल। इसके अलावा आदमपुर मंडी में ग्वार 4749, सिवानी मंडी आज की अंतिम मंडी में गेहूं बिकी है दोस्तों 2320 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ बिका है 2500, ग्वार बिका है 4900 रुपये प्रति कुंटल और चना 4780, सरसों के भाव 5925 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 5500, तारामीरा 5000, मोट के भाव 6500 रुपये प्रति कुंटल बिका है। उच्चतम भाव रहे हैं ये सिवानी मंडी में। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज बताएं तो 6 अगस्त को आज मौसम का मिजाज 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहा। आज दिन भर 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 100% बादल छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे और 0.1 mm बरसात की चेतावनी थी दोस्तों। बादरा में इलाके में, कस्बे में तो नहीं हुई, आसपास बूंदाबांदी की खबर जरूर हमारे पास आई और रात्रि को भी 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक बना रहेगा। 100% बादल छाए रहेंगे, वही बूंदाबांदी की संभावनाएं मात्र व्यक्त की गई है। 7 अगस्त को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज दोस्तों? 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 32 से 33 डिग्री दोपहर को, 30 से 32 डिग्री देर शाम को रहेगा, जबकि 3.2 mm बरसात दिन में और दोपहर को 3.6 mm और शाम को 1.1 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है और रात्रि को भी मौसम विभाग की चेतावनी 3.9 mm बरसात की है कल के लिए। कल दिन भर और रात्रि को भी बरसात हल्की और कहीं कहीं गाँवों में थोड़ी भारी बरसात भी हो सकती है। तो 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।